नावल का नाम दो कदमों का फासला, जिसे लिखा है मरियम साजिद ने। आइए नावल का आगाज़ करते हैं। जैसे ही बारिश की पहली बूंद ज़मीन पर पड़ी, पूरी हवेली में हलचल सी मच गई। चारपाइयाँ घसीट कर बरामदे में बिछा ली गईं और बुज़ुर्ग ख़वातीन ने वहाँ ढेर डाल लिए। सुगड़ किस्म की लड़कियाँ किचन में मसरूफ़ हुईं तो कामचोर लड़कियाँ आम के पेड़ के नीचे जमा हो गईं। सहन के वस्त में लगे हुए इस पेड़ के मोटे से तने का झूला ढाला हुआ था। अब बारियों का फैसला हो रहा था कि पहले कौन झूला झूलेगा। हर लड़की चाहती थी कि वो पहले झूला झूले, मगर अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा था। छत पर बारिश एंजॉय करते हुए वलीद को ये शोर बड़ा नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो दबे पाँव छत से उतरा और लड़कियों से छुपकर पेड़ पे चढ़ा और झूला खोल दिया। राबिया जो झूले पर बैठी हुई थी, पटक कर ज़मीन पर गिर गई। ओए अल्लाह! वो मेरी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाई। तुम लोगों का झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा, लिहाजा मैंने ये सोचा कि फ़साद की जड़ को ही खोल दूं। वलीद दांत निकालते हुए नीचे उतरा। वलीद के बच्चे, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई झूले को हाथ लगाने की? मैं ताया जी से तुम्हारी शिकायत करूँगी। देखना, तुम आयशा दांत पीसते हुए बोली। करना ज़रूर करना। मैं भी उन्हें बताऊंगा कि तुम लोग कैसे बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ रही थी। आवाज़ें बाहर तक जा रही थीं। उसकी मुबालगा राई पर आयशा पर हैरत से मुंह फैलाए हाथ रखे उसे देखने लगी। झूठे कहीं के कब हमारी आवाज़ें बाहर जा रही थीं। अच्छा छोड़ो इस बहस को, आओ कोई गेम खेलते हैं। उसने एक नई तजवीज़ पेश की। जी नहीं, बहुत बहुत मेहरबानी। अब शराफत से दोबारा झूला डाल दो। बारिश लम्हा ब लम्हा तेज़ होती जा रही थी। आम का पेड़ काफ़ी घना था, इसलिए अभी तक उनकी बचत हो रही थी, मगर गिनी मन चलती बूंदें केरियों से फिसल फिसल कर सच्चे मोतियों की तरह उन पर निछावर हो रही थीं। चलो आओ गानों का मुकाबला करते हैं। मैं हारिस, अदील और अमाद को भी बुला लाता हूँ। जी नहीं, हमें तुमसे जैसे बेईमान लोगों के साथ कोई भी मुकाबला नहीं करना। अब बस जाओ। राबिया बेचारी अभी तक अपने कमर पकड़कर ही ज़मीन पर बैठी हुई थी। गर्मा गर्म पकोड़े खा लो, गर्मा गर्म पकोड़े और चाय। रानिया किसी रेड़ी वाले की तरह सदाएं लगाती किचन से बरामद हुई। उसकी सदा का असर छत पर नहाते अमार और अदील पर भी इतनी जल्दी ही हुआ कि अगले चंद लम्हों में वो दोनों बोतल के जिन की तरह बरामद हुए। मैं हाजिर और उसके पीछे पीछे हारिस। वलीद, हमज़ा कहाँ? आरफा बेगम को अपना इकलौता लगते जिगर नज़र आया तो उन्होंने वलीद से पूछा, फूफो आप फ़िक्र ना करें, आपके शहज़ादे कहीं बारिश एंजॉय कर रहे हैं। पकौड़ों से इंसाफ करते हुए उसने बेफिक्री से कहा। रानिया बेटे, हमज़ा के लिए पकोड़े रखे हुए हैं, बहुत पसंद है ना उसे? अपने लाडले को ख्याल आया। जी दादो, उसके लिए मैंने रख दिए हैं। आखिरी हिस्सा उसने दिल में कहा। बारिश लगातार बरस रही थी और वो उसे देखते हुए सोच रहा था कि कभी ऐसी बारिश उसके अंदर भी हुई थी, मगर अब तो अरसा हो गया और उसके दिल की बंजर ज़मीन पर बारिश नहीं हुई थी, बल्कि अब तो इस ज़मीन पर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों से इस तरह महसूस हुआ कि जैसे चलते फिरते मगर गूंगे हों। कितनी दूर से बाहर बारिश देख रहा था। फिर उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। बेजारी से अंदर की तरफ मुड़ा। कहाँ गुम हो जाते हो तुम? मैं कितनी देर से आवाज़ें दे रही थी। सूज़न उसे घूर रही थी। सूज़न उसके ऑफ़िस में सबसे हसीन लड़की थी। ऑफ़िस में कई लोग उसकी एक निगाह से तालिब थे, लेकिन उस खूबसूरत सी लड़की का साथ एक मसला था कि वो बस इस बंदे को अपना दिल दे चुकी थी, जिसका दिल अभी तक उसके पास नहीं था। ओह आई एम सॉरी। ऐसा करो तुम ये रख दो, मैं खुद देख लूँगा। उसने जल्दी से उसके हाथों से फ़ाइल ली। अपनी सीट पर वापस जाकर दोबारा उसे देखा। जवाब अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। शक्लो सूरत में अच्छी हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान दूसरों को हकीर समझना शुरू कर दे। पता नहीं दिल नाम की कोई चीज़ इसके पास है भी या नहीं, उसने जलकर कहा। चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, डोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो। हमज़ा साहब सहन के ऐन दरमियान सर पर पग और कमर पर राबिया का दुपट्टा बांधे ठुमके लगा रहे थे। वलीद, हारिस, अदील, अमार और शारिक इसका हौसला बढ़ा रहे थे। कभी तालियों और कभी सीटियों से उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। कभी ज़्यादा खुजली हुई तो उसके साथ आकर दो चार ठुमके भी लगा देते। वे हमज़ा, मैं कह रही हूँ बस कर, बंदर नाच, तेरा मामू आ गया ना तो इसी कमर से पकड़ कर बाहर निकालेगा। नानो अपनी हंसी रोक कर उसे डांटने लगी थी। आज हानिया
की बात तय हुई थी और ये सब उसी सिलसिले में किया जा रहा था। हानिया बड़े मामू ज़ाहिद साहब की सबसे बड़ी बेटी थी, यानी ये उस घर की पहली खुशी थी, लिहाजा उसी के लिए जोश था। साजन मेरा इस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अंदर सारी लड़कियों ने हानिया को घेर कर बैठी हुई थीं और उसका मंगेतर कुवैत में होता था, इसके लिए उनके आने पर शादी होनी थी। तुम्हारा साजन इस पार क्या इस शहर में भी नहीं है, बल्कि ये सामने सहन में खड़ा ठुमके लगा रहा है। आयशा ने रानिया को छेड़ा। खुदा ऐसा मस्खरा साजन तो किसी को ना दे, उसने जलकर कहा। ओहो बस बस, हानिया ने उन्हें घर का। अब ऐसा भी क्या है हमज़ा में नहीं, वो इसका लाडला था, इसलिए अपने लाडले की तारीफ़ तड़प उठी थी। बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, सहन से बारीक सी आवाज़ें आ रही थीं और वो इधर मतवज्जा हो गईं। हानिया के लाडले साहब हानिया का ही दुपट्टा सर पर डाले पींग पर झूले लेते हुए गा रहे थे। बदतमीज़ इंसान, हानिया के खुले हुए मुंह से निकला। ठहरो ज़रा, मैं अभी बताती हूँ। अब पूरे सहन में हमज़ा साहब छलांगे लगा रहे थे और अपने लाडले के पीछे पीछे झाड़ू लेकर भाग रही थी। अम्मा देख वे देख तेरी मुंडी बिगड़ी जावे, हो बेबी देख देख तेरी मुंडी बिगड़ी जावे। मुंह तो फिर भी उसका बंद नहीं हो रहा था। आनिया बस, अब बस करो, हमज़ा इंसान बनो, बड़ी मुमानी दोनों को बारी बारी मना कर रही थी। ये क्या तूफ़ान मचा कर रखा है तुम लोगों ने। बड़े मामू की दाढ़ से अचानक हर चीज़ जैसे थम सी गई और मुंतज़र तेज़ी से ही चेंज हो गया। हानिया के हाथों से झाड़ू छूट गई। चारपाई पर चढ़ा हुआ हमज़ा भी छलांग लगाकर नीचे उतरा। सहन में खड़े तमाशाई भी अपनी खैर मनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगे। ये घर है या चिड़ियाघर? 2 घड़ी का सुकून नहीं होता। शर्म से डूब मरो हानिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हानिया की नज़रें ज़मीन में गड़ गईं। और तुम? अब इनका इशारा हमज़ा की तरफ था। तुम तो इन सब से बड़े हो, अगर बड़े की ये करतूत होगी तो फिर ये छोटे तुमसे देखकर क्या सीखेंगे। सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो और अगर गलती से घर में रह लो तो कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। काम काज कोई नहीं है और मस्तियों में सबसे आगे हैं। हमज़ा का चेहरा तारीख पड़ गया था। रानिया ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने अब्बू को। अच्छा बस करो, बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। नानों ने उन्हें टोका तो वो अंदर चले गए। चलो जाओ तुम लोगों ने अपने कमरे में, उन्होंने सहमे हुए पोते पोतियों से कहा। हमज़ा कुछ देर वहीं खड़ा रहा, अपने होंठ काटता रहा और फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। वलीद जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था उसके पीछे भागा। क्या हुआ है यार, क्यों मुंह लटका रहे हो? तुम्हें तो पता है ना, अब्बू तो बोलते रहते हैं। वो सर झुकाते और चलते हमज़ा साथ साथ चल रहा था, तो एक कान से सुनाकर और दूसरे कान से निकाल दिया कर। हाँ, हमज़ा ने एक गहरी सांस भरकर उसे देखा और फिर सर उठाकर सामने आसमान को देखा। क्या सोच रहा है? वलीद को लगा कि शायद वो कोई बहुत गहरी बात सोच रहा है। सोच रहा हूँ। उसने एक नज़र वलीद को देखा। आज कौन सी मूवी देखूं? कहकर वो भागकर खड़ा हो गया। बेगैरत। वलीद चंद लम्हे हैरान होने के बाद उसके पीछे भागा। सड़क पर चलते चलते वो अचानक चूक गया। उसे लगा जैसे उसे किसी ने ख्वाब से जगाया हो और उसने इधर उधर देखा, न जाने कितनी देर हो गई थी। और इस सड़क पर चलते चलते उसने अपनी नाक को दोनों हाथों से ढाम कर उसे सांसों से थोड़ा गर्म करना चाहा था, मगर शायद उसकी सांसें भी उसकी एहसासात की तरह सर्द हो चुकी थी। अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद उसने दोनों हाथ जैकेट की जेबों में ठूंस लिए थे। इतनी रात हो गई है मगर इस शहर में इस वक्त भी ज़िंदगी मुतहर्रिक है। अचानक ही उसे भूख का एहसास होने लगा और उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, न जाने कब से, मगर अब वो इस तरह हो गया था। एहसासात से आ रही उसकी ज़िंदगी का वह मकसद पैसा हासिल करना था और अब तो उसके पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो आराम से बड़े पैमाने पर कोई ना कोई कारोबार बगैर किसी मदद के साथ शुरू कर सकता था, मगर वो सिर्फ अपने बैंक अकाउंट ही भरता जा रहा था। अब पाकिस्तानी बाज़ार शुरू हो रहा है। अचानक उसकी नज़रें एक जगह ठहर गईं। ना तो कोई कपड़ों की कॉम्बिनेशन था और ना ही डिज़ाइन। पिंक शर्ट के साथ वाइट ट्राउज़र और दुपट्टा, पता नहीं क्यों वो उन्हें देख कर रुक गया। अरसा हो गया था उसे कोई चीज़ ख़रीदे हुए। कोई चीज़ तब ख़रीदता था जब पहली चीज़ इस्तेमाल के काबिल ना रहती थी। तो उसने वो सूट ख़रीद लिया और बाहर आकर वो सोचने लगा कि वो उसका क्या करेगा। अपने फ्लैट में आकर उसने संभाल कर उसे एक दराज में लॉक कर दिया। कहाँ थे तुम? आरफा बेगम ने उसे दरवाज़ा खोलते ही पूछा। कहीं नहीं, बस दोस्तों के साथ था। अंदर आकर वो इधर उधर देखने लगा। टाइम देखा है? जाहिद भाई तुम्हारा पूछते पूछते सोए हैं।
आखिर इतनी देर क्या करते रहते हो बाहर। वो किचन की तरफ चल पड़ी तो उसके पीछे पीछे आई। कुछ नहीं करता, खाना है तो दे दें, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला था। बाहर सड़कों पर आवारागर्दी करते रहना तुम। उन्होंने खाना गर्म करते हुए मुड़कर उसे देखा। नहीं, उससे उसकी नज़रें चुराईं। अब फुफ्फो से भी झूठ बोलोगे? रानिया दरवाजे के पास खड़ी कह रही थी। मैं वो मूवी देखने गया था। वो गड़बड़ा कर बोला। तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? उसने रानिया के चेहरे पर नज़रें जमाकर पूछा। उसके लहजे में छुपी शरारत वो महसूस कर चुकी थी। उसने एक नज़र आरफा बेगम की पुश्त पर डाली और फिर बोली, मैं क्या, सब ही जाग रहे हैं? आखिर घर का अनोखा लाडला नाराज़ होकर गया था और भला क्यों, कैसे सो सकते हैं कोई? इतनी बात मुकम्मल करते उसने उसे मुँह चढ़ाया। अच्छा, तो बाकी सब भी जाग रहे हैं? उसने एक और सवाल दागा और उसके लब मुस्कुरा उठे। हाँ नहीं, वो गड़बड़ा गई। मैं, हानिया, आपी और दादो ही जाग रही हैं, उसने नज़रें चुराकर जवाब दिया। इतने में आरफा बेगम ने खाना गर्म करके उसके सामने रखा। अम्मी प्लीज़ एक कप चाय बना दें। फूफो अपने आप रहने दें, मैं बनाती हूँ। रानिया ने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। अच्छा बेटा, फिर मैं अम्मी के कमरे में जा रही हूँ, तुम बर्तन वगैरह भी समेट देना। और बाहर निकल गई। तुम इस तरह क्यों करते हो? पानी में चीनी पत्ती डालते उसने पूछा। किस तरह? वो खाने पर झुके हुए पूछा था। यही। अब्बा को क्यों तंग करते हो? फूफो को अलग परेशान कर रखा है। आखिर तुम अब्बा के बात मान क्यों नहीं लेते उनके साथ मिलकर? उसने बीच में ही रानिया की बात काटते हुए, वो मेरी समझ में नहीं आता। अगर उन्होंने मुझसे यही काम करवाना है तो मुझे पढ़ाया क्यों? ये काम तो मामूली सा पढ़कर भी कर सकता था। मैं 1000 दफ़ा उन्हें कह चुका हूँ कि मुझे फैक्ट्री के काम से नफ़रत है और फिर फैक्ट्री का काम संभालने के लिए उनके साथ और लोग भी तो हैं। वाहिद मामू, जाहिद मामू और शाम में वलीद भी ऑफिस का चक्कर लगा आता है। और फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर तुम कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? जब मुझे मेरी मर्ज़ी की जॉब मिलेगी तो कर लूँगा, उसने उसी अंदाज में कहा जैसे तुम्हें ट्रे में सजाकर पेश की जाएगी। ना ढूंढोगे तो मिलेगी ना। उसने ज़ोर से कप टेबल पर पटका। बाय द वे, तुम्हें मेरे काम न करने और ना करने से क्या तकलीफ़ है? खाना तो वो ख़त्म कर चुका था, इसलिए इत्मीनान से कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे क्या तकलीफ़ होनी है? उसने बर्तन उठाकर सिंक में पटके थे। मेरी तरफ से जाओ जहन्नुम में। मुँह का करके वो बर्तन धोने लगी। अच्छा, अगर सचमुच यहाँ से चला जाऊँ तो तुम लोगों आधी परेशानियाँ तो समझो ख़त्म हो जाएंगी। हमजा, इंसान बन जाओ। वो उसकी तरफ देखकर बोली थी। कोई इंसान बनाने वाली ले आओ। वो सारी टेंशन भुलाए उसे चिढ़ाने में मसरूफ़ था और वो चिढ़ी जा रही थी। तुम्हें देगा कौन? बात मुंह से निकल गई। उसने दांत ज़ुबान तले दबाई। अरे क्यों नहीं देगा? आखिर इतना हैंडसम हूँ और किसी ने ना दी तो मामू तो ज़रूर दे ही देंगे। क्यों ना देंगे ना अपनी प्यारी बेटी। अब तुम ज़रूरत से ज़्यादा फिसल रही हो, हटो आगे से। उसने शुक्र किया कि हमज़ा उसकी बात की गहराई तक नहीं पहुंचा। उसे सामने से हटाकर वो तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। वो सपाट चेहरे के साथ वहीं खड़े होकर सोचने लगा, वाकई मुझ जैसे कंगले को कौन देगा अपनी बेटी, जिसके पास ना ज़मीन, ना अपनी, ना आसमान। लेकिन रानिया तो मेरी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी की आखिरी खुशी। अगर ये मुझसे छीन ले गई तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? आरफा बेगम 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। अम्मा बाबा की लाडली थी तो भाइयों को उनमें जान थी, मगर उनके नसीब अच्छे नहीं थे। शादी के 2.5 साल बाद ही हसैन अहमद के एक हादसे का शिकार होकर फोत हो गए और अपनी माँ का वाहिद सहारा थे। उनकी वालिद को पहले ही वफ़ात पा चुके थे। इस वक्त हमज़ा 1.5 साल का था जब बाप की वफ़ात के 3 महीने बाद दादी भी चल बसी। आरफा बेगम एक दफ़ा अपने माँ बाप की दहलीज़ पर आ बैठी। भाइयों ने दूसरी शादी पर मजबूर किया मगर वो ना मानी और वहीं से हमज़ा परवरिश में मगन हो गई। हमज़ा शुरू से ही बहुत हसास बच्चा था। छोटी छोटी बातें वो नोट करता था और अपनी माँ से पूछता था। आरफा उसे बताती थी कि उसके पापा अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं, इसलिए वो घर में अकेले हैं तो उन्हें नहीं रह सकते ना, मामू उन्हें अपने घर ले आए हैं। एक दफ़ा स्कूल में उसके एक दोस्त ने, जिसके वालिद हयात थे, वो भी अपने मामुओं के घर रहता था, बताया कि उसके मामियाँ किस तरह उसे उसकी अम्मी और बहनों को तंग करती हैं, उन्हें अपना बचा हुआ खाना देती हैं और मामू से उसकी झूठी शिकायतें भी लगवा कर मार पड़वाती हैं। फिर उसने हमज़ा से पूछा, क्या तुम्हारी ममानियाँ भी ऐसा करती हैं? मगर हमज़ा ने बेएतमाद से नफ़ी में सर हिलाया और इत्तेफाक से उसका एतमाद उसी दिन ज़हूर पज़ीर होने वाला वाक़या से
किरची किरची हो गया। इस दिन वो घर गया तो आरफा बेगम चिपके रो रही थी, तो वो काफ़ी देर उसे देखता रहा और फिर जब बड़ी मुमानी के आने पर आरफा बेगम ने तेज़ी से आंसू साफ़ किए तो वो खटक गया। इस दिन उसके नाना की पहली बरसी थी। वो अपने वालिद की याद में आरफा बेगम की आंखें भीग गई थीं और वह समझ रहा था कि शायद मुमानी ने उसे कुछ कहा है खाने के लिए। वो किचन में गया तो सब कुछ अभी तैयार की इब्तदा मराहल में था। और यहाँ पर हमारी किस्त नंबर 1 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किस्त में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।